नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में एक टॉपिक देखेंगे, पंचायत सिटीज़न चार्टर और इसके 60 से 70 क्वेश्चन्स हम लोग करेंगे, ठीक है? और ये जो 60 से 70 क्वेश्चन्स हैं, ये पंचायत सिटीज़न चार्टर पर ही आधारित है और इसकी हमने थ्योरी क्लास कर ली थी और इसमें 1-2 टॉपिक्स बच गए थे, उनको हम लोग एमसीक्यूज़ में देख लेंगे, ठीक है? और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर पहले में आओ। कह रहा है कि पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कम से कम कितने महीनों में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो कम से कम कितनी कितने महीनों में एक बार किया जाना चाहिए? ये होता है त्रैमासिक, ठीक है? यानी कि प्रत्येक 3 माह में अ, निरीक्षण होता है। प्रत्येक 3 महीने में निरीक्षण किया जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि निरीक्षण करेगा कौन? जो निरीक्षण करता है, ये कौन करेगा? तो ये जो निरीक्षण करता है, ये करता है हमारा प्रधान, ठीक है? प्रधान क्यों करता है निरीक्षण? ताकि ग्राम प्रधान जनमानस को ग्राम सभा की संपत्ति की जानकारी दे सके, कि इतना पैसा खर्च हुआ है, यहाँ-यहाँ लगाया गया है। तो कुल मिला के निरीक्षण करने का जो अधिकार होता है, वो प्रधान का होता है और कितने महीने में करेगा? प्रत्येक 3 महीने में ये निरीक्षण करेगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है? नेक्स्ट देखो दूसरा, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषय हैं। 7 विषयों में शामिल कौन नहीं है? तो 7 विषय कौन-कौन से हैं? मैंने आपको बताया था। जो पहला विषय था, वो क्या था? ये देखो टोटल 7 विषय मैंने बताए थे। जो पहला विषय था, वो था ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना, ठीक है? ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना। जस्ट वेट अ मिनट। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना। दूसरा कौन-सा था? दूसरा था ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है? तीसरा कौन-सा था मैंने विषय बताया था आपको? तीसरा मैंने बताया था कि जो पंचायतों के दायित्व होते हैं, पंचायतों के कौन-कौन से दायित्व होते हैं? समय पर बैठक हो, है ना? तो दायित्व किसके? पंचायतों के। पंचायतों के दायित्व और चौथा मैंने विषय कौन-सा बताया था? चौथा विषय मैंने बताया था कि पंचायतों के दायित्व कौन-कौन से यानी पंचायतों के कर्तव्य कौन-कौन से हैं, ये तो तीसरा हो गया। अब पंचायतों के प्रति जनता के कर्तव्य क्या होते हैं? यानी कि जनता के दायित्व किसके प्रति? पंचायतों के प्रति, ठीक है? पंचायतों के प्रति। 5वां मैंने विषय क्या बताया था? मैंने विषय बताया था 5वां विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकृत कार्यक्रम। यानी कि जो कार्य हैं, उन कामों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जैसे कई सारे एम्प्लॉइज़ की नियुक्ति करना और प्रत्येक स्तर पर जो 6 समितियाँ होती हैं, उन 6 समितियों में काम बाँट देना। जो छठा विषय था, मैंने क्या बताया था आपको? छठा विषय मैंने बताया था कि ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? नियंत्रण कैसे रखा जाए? यानी ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। और 7वां और आखिरी विषय मैंने बताया था हेल्पलाइन के बारे में, कि कोई भी पंचायती राज अधिकारी वो आपस में एक-दूसरे से मुद्दे सुलझाने के लिए क्या सप्ताह में या महीने में या 1 पखवाड़े में कभी मिल सकते हैं? और मिल सकते हैं तो उनका समय क्या हो सकता है? ये सारी बातों की हमने चर्चा करी थी। तो अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 विषयों में कौन-सा विषय शामिल नहीं है? तो ये 7 विषय लिखे हैं, अब इसमें देख लो। पंचायतों में रोजगार का सृजन, क्या है कहीं पंचायतों में रोजगार का सृजन? पंचायतों में रोजगार का सृजन तो है नहीं, तो ये विषय गलत हो जाएगा, यही विषय शामिल नहीं है। अब देखो दूसरा, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये भी है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये तो है ही, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम दूसरा विषय है और ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ये तीसरा विषय है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। पंचायतों में रोजगार का सृजन, ये पंचायती राज जो विभाग है, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये? संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है? संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? 2000 2001 में। 2001 में शुरू किया गया था, लेकिन जब ये शुरू किया गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में शुरू किया गया था। मैंने 12 ही बताया था। आप एक बार कन्फर्म कर लो। मैंने 12 बताया था कि 12 जनपदों में ये शुरू किया गया था, ठीक है? तो याद रखिएगा,
संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम 2000-2001 में शुरू हुआ और सबसे पहले ये 12 जनपदों में शुरू हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000-2001। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में 2000-2001 में शुरू किया गया था? हाँ, यही सही है, 12। ठीक है? ये जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, ये शुरू कब हुआ? 2000-2001 में। और उत्तर प्रदेश के सबसे पहले कितने जनपदों में शुरू हुआ था? 12। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था कि जो प्रदेश स्तर के मुख्यालय हैं, प्रदेश स्तर के मुख्यालय, उनको मैंने कई सारे आपको बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि जो निदेशक है, निदेशक, तो निदेशक का पंचायती राज मुख्यालय कहाँ है? पंचायती राज मुख्यालय कहाँ है? फिर मैंने आपको बताया था कि जो अपर निदेशक होता है, अपर निदेशक का पंचायती राज मुख्यालय कहाँ है? और मैंने आपको बताया था एक होता है संयुक्त निदेशक। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज में संयुक्त निदेशक का कार्यालय कहाँ पर है? और फिर अगर आपसे पूछे कि बताओ उप निदेशक का पंचायती राज कार्यालय कहाँ पर है? तो आप इन सब का एक ही उत्तर होगा, लखनऊ। ठीक है? हाँ, इन सब का एक ही उत्तर होगा, लखनऊ। तो याद रखिएगा, चाहे वो निदेशक हो, अपर निदेशक हो, संयुक्त निदेशक हो या उप निदेशक हो, सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 7वां। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है? मैंने अभी आपको सारे के सारे गिनाए थे, 7 विषय। कौन कौन से थे? जो पहला था वो था ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना। रिवीजन करो जरा। दूसरा कौन था? दूसरा था स्वच्छता के बारे में, यानी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तीसरा था पंचायतों का दायित्व, है ना? पंचायतों के कर्तव्य क्या होते हैं? चौथा था पंचायतों के प्रति जनता के दायित्व, यानी पहले पंचायतों के दायित्व, फिर जनता के दायित्व। ठीक है? फिर इसके बाद कौन सा था? पांचवा नंबर, पांचवा था विकेंद्रीकृत कार्यक्रम। ठीक है? और छठा कौन सा था? छठा था पंचायतों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और इसके बाद जो सातवां विषय था वो आता था टेलीफोनी, यानी कि हेल्पलाइन। ठीक है? हाँ, तो ये टोटल 7 विषय थे जो मैंने आपको बताए थे और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। बात समझो, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। तो इसका तो सही उत्तर 2020 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अ, कई सारी योजनाएं शुरू की गई थी, कई सारे पोर्टल शुरू किए गए थे। तो उनमें आप 2-3 पोर्टल याद रखो। कौन-कौन से? जैसे ई चौपाल, ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था जून 2000 में। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ई दाखिल, ये कब शुरू हुआ था? ये दाखिल लिखा है, ई दाखिल, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था सितंबर 2020 में। सितंबर 2020। मुझे एक अब आप लोग क्वेश्चन मुझे बताओ, ई लर्निंग ये कब शुरू हुआ था? और इसको मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी के, उसमें मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, बताया है। तो आप मुझे बताइए, ई लर्निंग ये जो पोर्टल है, ये कब शुरू किया गया था? ठीक है? और ई लर्निंग शब्द का विकास सबसे पहले कब हुआ था? ये भी बताइए मुझे। दोनों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है तेलंगाना। तेलंगाना। और तेलंगाना कहाँ पर है? ये है, सॉरी, तेलंगाना में है एक शहर हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में है। ठीक है? हाँ, दक्षिण भारत का एक राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में। और ये जो संस्थान है ना, इससे एक बात याद रखो, ये जो संस्थान है ये किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? तो आप बताओगे, ये ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, और या हम ये कहें ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। सीधी सी बात, मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है? यह जो संस्थान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। कौन सा संस्थान? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। ठीक है? तो इसका सही उत्तर कहाँ आएगा आपका? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पंचायत में अनाज आवंटन के लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो दस्तावेज कौन से आवश्यक होते हैं? जैसे आय प्रमाण पत्र। भाई, अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को का लाभ लेना चाहते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी आय कितनी है।
ठीक है? आप बीपीएल हो, एपीएल हो, किस कैटेगरी में आप आते हो, तभी तो आपको ये जो सार्वजनिक वितरण है अनाज मिलना या फिर दालें मिलना, उसका आप लाभ उठा पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आप किस उम्र में हो, आप आयु प्रमाण पत्र और आप कहाँ के हो, यानी कि आधार आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें आवश्यकता पड़ती है अ, इस योजना के लाभान्वित या इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ये सभी। और अगर सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, इसके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो व्यक्ति पात्र है या नहीं पात्र है, तो उसे 30 दिनों के अंदर-अंदर अनाज आवंटन का लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा। अगर वो व्यक्ति पात्र है, तो उसे 30 डेज़ के अंदर-अंदर हाँ, इस सूची में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो आपसे ये डेज़ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे अ ग्राम पंचायत अधिकारी के, तो कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, तो कितने दिन के अंदर-अंदर कितनी डेडलाइन है, आपको प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई सरकारी हैंडपंप खराब हो गया है, ठीक है? हाँ, सरकारी हैंडपंप खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जब एप्लीकेशन देते हो, तो कितने दिनों के अंदर-अंदर सरकारी हैंडपंप ठीक करने आना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट वो ठीक करने आएगा, जो भी इसका मिस्त्री होगा, ठीक है? तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, चूँकि प्रैक्टिस से जो अ, इसका जो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होगा, वो तो पहली बार होगा। इसका कोई अंदाज़ नहीं है कि क्वेश्चन किस हद तक पूछेगा, लेकिन हाँ, एक जो इसने सिलेबस दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट में किताबें हैं, जो मार्केट में आपको स्रोत मिल जाएँगे, उनसे संबंधित उनमें जब आप क्वेश्चन्स देखोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन्स भी आपको मिलते हैं। तो राशि भी आपको याद रखनी है, किस सेवा कौन-सी सेवा आपको दी जाएगी और वो सेवा कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए पंचायत की तरफ से, सरकार की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ भी आपको नज़र गड़ा के रखनी है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितना होता है? मैंने आपको बताया था, जब आप इसकी थ्योरी क्लास कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्कूल में प्राथमिक विद्यालय होता है, ठीक? स्कूल में होता है प्राथमिक विद्यालय और स्कूल में कई जगह आंगनवाड़ी केंद्र भी होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब स्कूल में कोई शौचालय बनता है, तो आपको पता होगा 20,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है? और ये जो 20,000 रुपए दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए, उसमें 2,000 रुपया पंचायत का अंश होता है। ये पंचायत का अंश होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी प्राथमिक स्कूल में अगर शौचालय बनवाना है, तो उसमें पंचायत का कितना अंश होगा ये नहीं पूछा है। अंश कितने प्रतिशत होगा ये पूछा गया है। तो आप कितने प्रतिशत होगा ये निकाल लो। 2,000 ऊपर आप क्या लिखते हो? ऊपर आप लिखते हो 100 और नीचे आप लिखते हो टोटल अमाउंट यानी कि 20,000। तो आप इनको हटाइए, 4 ये हट गए, 0 और 2 से गया 20 यानी कि 10। ये हो गया 10%, ठीक है? आंसर हो जाएगा हमारा 10%। अब आंगनवाड़ी को देख लो ज़रा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? मैंने सबको बताया है, मैंने सामुदायिक शौचालय को भी बताया आपको। तो आंगनवाड़ी में देखो, आंगनवाड़ी में अगर शौचालय बनवाया जाना है, तो शौचालय आंगनवाड़ी में अगर बनेगा, तो कितना रुपया दिया जाएगा टोटल? 5,000 रुपया। ऐसी स्थिति में जो पंचायत का अमाउंट होगा, वो कितना होगा? 500 रुपया, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अगर आपसे पूछे पंचायत टोटल कितना कंट्रीब्यूट करेगी, कितना योगदान देगी आंगनवाड़ी में अगर शौचालय केंद्र बनवाना है तो 500 रुपया। अगर आपसे पूछे कितना प्रतिशत इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, तो याद रखिएगा, कितने प्रतिशत कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसी स्थिति में जो कंट्रीब्यूशन होगा पंचायतों की तरफ से, वो होगा 500 गुणा 100 बटे 5,000। तो 1, 2 और ये 3 यानी कि हो गया ये भी 10%, ठीक है? परसेंट में पूछे तो 10% होगा, बाकी अगर वैसे अमाउंट पूछे तो प्राथमिक स्कूलों में 2,000 और पंचायतों में 500 रुपए, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायतों का योगदान कितने प्रतिशत होता है? सामुदायिक शौचालय में आ जाओ। जो सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय में जो पैसा लगता है वो लगभग 2 लाख रुपए लगता है ना? मैंने बताया था आपको 2 लाख रुपए लगता है, तो 2 लाख रुपए लगेगा इसके बाद इसमें पंचायत का हिस्सा कितना होता है? पंचायत का हिस्सा इसमें होता है लगभग-लगभग 20% यानी 40,000 रुपए, 20%। तो इसका आप 20% निकाल लीजिए 2 लाख का, आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20%, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। याद रखिएगा पंचायतों में अगर सामुदायिक शौचालय बनवाना है, तो पंचायतें उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा देंगी? 20%, ठीक है? नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सार्वजनिक स्थलों पर जैसे सड़क, नालियों, बाजारों की समस्याओं की शिकायत किसके द्वारा या किससे की जाती है? किससे की जाती है? आप शिकायत करोगे पंचायत अध्यक्ष से भी कर सकते हो, बीडीसी से भी कर सकते हो, डेवलपमेंट काउंसिल से और जिला परिषद से भी कर सकते हो, सभी से आप कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको दिया गया है 14। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा संभावित है? ये समय सीमा पूछी जाती है। ठीक है? याद रखिएगा ये एज़ इट इज़ आपको कुछ टाइमलाइन है, वो याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है? ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर के व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की जाती है? याद रखिएगा, समय सीमा निर्धारित की जाती है 3 दिन की। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए एक निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? 15 दिनों में। और ग्राम पंचायत का सक्षम अधिकारी के समक्ष हाँ, ये सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। सक्षम अधिकारी कौन होता है? जिसका अपॉइंटमेंट हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? सेवा प्रदान करने की समय सीमा हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? सेवा का नाम, कौन-सी सेवा हमें दी जा रही है, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। सेवा का वितरण कैसे किया जाएगा? कितने दिनों में किया जाएगा? किस स्तर तक किया जाएगा? हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? पंचायतों में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? सरपंच, पंचायत सचिव और नागरिकों के लिए सुलभ होगा। अब एक बात समझो, सपोज़ करो ये कोई बंदा है, ये नाराज़ हुआ या इसकी कोई शिकायत है, इसके मोहल्ले में नाली में पानी भर गया है। अब ये शिकायत कहाँ करेगा? ये पंचायत का सचिवालय है, यहाँ पर आप बैठे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के हाँ, पोस्ट लेके और आपके ठीक बगल में सचिव जी वो प्रधान जी बैठे हैं। ये बंदा शिकायत कैसे करेगा? इसकी शिकायत का निवारण कैसे होगा? निवारण इसका होगा जब ये पंचायत सचिवालय जाए, तो फिर उसे ग्राम पंचायत अधिकारी भी मिले और प्रधान भी मिले, ताकि ये अपनी समस्या का निपटान कर सके, उन्हें बता सके। शिकायतों को सुनना होगा, कारगर ढंग से इसकी समस्याओं का समाधान भी करना होगा। यानी कि सारे के सारे जब आप काम करोगे, तो पंचायतों में शिकायत निवारण का यही सही तरीका है। ठीक है? सबसे पहले आप मिलिए, आपका प्रधान मिले, शिकायतों को सुने, कारगर ढंग से जो भी समाधान हो सकते हैं, उचित तरीके से उन समाधानों तक पहुँचा जाए, ताकि गाँव की जनता को परेशानी ना हो और यही है शिकायत निवारण। ठीक है? आपने किसी भी व्यक्ति की शिकायत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर हाँ, नेक्स्ट देखो 18। मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवा मेरे द्वार अभियान कब शुरू किया गया? ये अभियान कब शुरू किया गया है? ये अभियान शुरू किया गया है 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 को इस अभियान को शुरू किया गया है और इसे शुरू किसने किया है? क्या बता सकते हो आप? इसे शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है? पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया। नेक्स्ट देखो, पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पंचायतों से संबंधित है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट गए होंगे। क्वेश्चन को फिर से समझो, कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण करना है और उससे संबंधित शिकायतों को शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना है। तो ऐसे में किसके द्वारा ये सारे के सारे मानक निर्धारित किए जाते हैं? आंसर होगा राज्य सरकार। काहे राज्य सरकार आंसर होगा? राज्य सरकार इसलिए आंसर होगा क्योंकि जो पंचायतों में आप कोई भी चेंजमेंट कर रहे हो, उनसे संबंधित कोई भी समस्या सॉल्व कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा विषय आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो ये इसके बारे में कोई भी प्रावधान, किसी भी प्रकार का निवारण तंत्र अगर आपको बनाना है, तो फिर राज्य सरकारें यानी कि राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल होता है? ठीक, ये कौन-कौन शामिल होता है प्रक्रिया में, कौन शामिल होता है, ये होना चाहिए पूरा। तो अब ऐसी स्थिति में ऑप्शन पढ़ो जरा। जब भी कभी ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है, तो पंचायत सचिव से भी परामर्श किया जाता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी परामर्श ली जाती है या राय ली जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार किए जाते हैं। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है? ये भी सही है। प्रत्येक पंचायत अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार करती है। हर एक पंचायत का अपना अलग नागरिक चार्टर होता है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है कि हम अगर ये सेवा दे रहे हैं, फलानी सेवा दे रहे हैं, तो वो सेवा हमें कितने दिनों तक गाँव के लोगों को दे दी जानी चाहिए और उससे कितना फीस वसूलना चाहिए। ठीक है? बहुत सारी सेवाएँ हैं
जो निर्धारित समय में हमें प्रदान की जाती हैं। ठीक है? तो ये तीनों कथन सही हैं आपके, उपरोक्त सभी। फिर से समझो, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार करने में कौन-कौन शामिल होता है या कौन-कौन से प्रावधान इसमें डाले जाते हैं। तो पंचायत सचिव की सलाह ली जाती है, संबंधित विभागों के जो अधिकारी होते हैं, उनकी सलाह ली जाती है। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक सेवा की एक समय सीमा पर विचार किया जाता है ताकि कोई भी सेवा हम एक निश्चित समय के अंदर-अंदर कैंडिडेट्स को या पब्लिक को दे सकें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नागरिक चार्टर दस्तावेज है। ये कैसा दस्तावेज होता है? दरअसल नागरिक चार्टर एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें शिकायत निवारण, सेवाओं के मानक के बारे में जानकारी दी जाती है, उसमें विकल्प और परामर्श के बारे में जानकारी दी जाती है, अर्थात उपयुक्त सब। ध्यान दो, नागरिक चार्टर एक दस्तावेज होता है जिसमें शिकायत निवारण, सेवाओं के मानक, कौन-कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं, किस-किस स्तर पर दी जाएंगी और विकल्प और परामर्श, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है नागरिक चार्टर दस्तावेज में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या है? ये ऑप्शन होने चाहिए नीचे और ये ऑप्शन होने चाहिए ऊपर। यहाँ पर विकल्पों में थोड़ा गड़बड़ है। ये है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या है? मॉडल नागरिक चार्टर हमें सुशासन प्रदान करता है, ठीक है? चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मॉडल नागरिक चार्टर में एक ट्रांसपेरेंसी आती है कि ये एक लिस्ट दे दी जाती है कि इतनी आपको सेवाएँ दी जा रही हैं, उस स्तर पर सेवाएँ दी जा रही हैं, इतने दिनों में ये सेवाएँ दे दी जाएँगी और इन सेवाओं के खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत है, तो फलाने प्राधिकारी के पास आप जाओगे, ठीक है? तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आई सेवाओं के वितरण में, तो इसे ही सुशासन कहा गया है। और सेवा वितरण में कहीं न कहीं सुधार भी आया है। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हाल ही में किसने मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है? तो ये कौन जारी करता है? मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है पंचायती राज मंत्री। और नागरिक चार्टरों के निर्माण और संचालन का कार्य कौन करता है? मैंने आपको बताया था। नागरिक चार्टरों के निर्माण और संचालन का कार्य कौन करता है? क्या आपको पता है? नागरिक चार्टरों के निर्माण और संचालन का कार्य एक विभाग करता है। इस विभाग का नाम आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत लोक शिकायत विभाग ये करता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो 23, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम ये कब पास हुआ था? तो एक अधिनियम याद रखो 1916 में आया था। 1916 का एक्ट, ये इसको कहा जाता है संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, ठीक है? और एक अधिनियम और याद रखो 1959 में ये अधिनियम आया था, 1959 में, और इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश नगर पंचायत या फिर नगर निगम अधिनियम, ठीक है? ये दोनों अधिनियम आप याद रखो। तो उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब आया था? ये आया था 1959 में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज मंत्रालय कब बना था? ये पंचायती राज मंत्रालय बना था 2004 में और इसके जो उस समय के मंत्री थे, वो शायद मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और अभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं ये। काफ़ी ट्वीट वगैरह किया करते हैं और काफ़ी चर्चे में रहते हैं। इनका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ। पाकिस्तान गए थे तो इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ गलत-सलत बयानबाज़ी देती थी। हाँ, मणिशंकर अय्यर साहब, ठीक है? और वर्तमान में क्या बता सकते हो आप पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। पंचायत नागरिक घोषणा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? फिर से समझो, पंचायत नागरिक घोषणा है, वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। तो एक बात समझो आप यहाँ, पंचायत पंचायत नागरिक घोषणा पत्र ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है पंचायती राज संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के द्वारा। तो पंचायती राज संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ये दोनों सही होंगे। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी कौन करता है मालूम है आपको? इसे जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट देखो, पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया है? ये सबको पता होगा आपको। 29 29 विषय, 29 सेवा क्षेत्र हैं, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो 28। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए क्या होते हैं? फिर से समझो, मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं, महत्वहीन होते हैं। जो मॉडल चार्टर होते हैं वो पंचायतों के लिए क्या होते हैं? महत्वहीन होते हैं, या मार्गदर्शक होते हैं, या शिक्षापूर्ण होते हैं, या फिर विचारणीय होते हैं? दरअसल ये एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आओ देखो, जो मॉडल पंचायत है, मॉडल पंचायत, या इसी को कहा जाता है आदर्श, या आदर्श पंचायत नागरिक नागरिक चार्टर। ठीक है, इसे कहा जाता है आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये तैयार कौन करता है, इसे बनाता कौन है? ठीक। एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इसे जारी कौन करता है, जारी करता कौन है? और तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितने क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है? अब मुझे बताओ, ये तैयार कौन करता है? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान और पंचायत राज संस्थान। ठीक है, या हम ये कहें राष्ट्रीय ग्रामीण अ, विकास और पंचायत राज संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान इसको तैयार करता है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आदर्श आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर को कौन तैयार करता है? आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान। कौन जारी करता है? अगर ये आपसे पूछे कौन जारी करता है, तो उत्तर एक ही होगा, कौन? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ये जारी करता है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर है, ये कितने क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी करता है? तो 29 क्षेत्रों में, याद रखिएगा। ये 29 क्षेत्रों में, या 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए ये तैयार किया जाता है। ध्यान दो, आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर कितने क्षेत्रों की सेवाएं देने के लिए तैयार किया जाता है? 29। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? बताओ भाई, कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा वितरण उपलब्ध कराना, दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये कह रहा है आपसे, इसमें से कौन है? जरा फिर से एक क्वेश्चन पढ़ो, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन में आओ। अनुरोध प्राप्त होने पर, यानी जब भी एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो नामित अधिकारी के द्वारा वितरण उपलब्ध कराना, ये शामिल होता है। दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, बताना कि ये जो नागरिक चार्टर, पंचायत नागरिक चार्टर है, इसका उद्देश्य क्या है? मैंने बताया था आपको थ्योरी की क्लास में, विजन और मिशन पंचायत का क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा की थी, वही है। इसका विजन क्या होना चाहिए पंचायत का, और इसका मिशन क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सुविधा होती है, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। और तीसरा क्या है? सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये तीनों होते हैं। और आपसे पूछा है कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सारी जानकारियां हमें मिलती हैं पंचायत नागरिक चार्टर में। नेक्स्ट देखो, मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? ये जो काम उपलब्ध कराया जाएगा वो 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा। उसने जब एप्लीकेशन वो दे देगा, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर उसे काम उपलब्ध कराया जाएगा। कई सारे कार्य और हैं, कई सारी योजनाएं और हैं, जैसे जो पानी की गुणवत्ता है की जाँच के लिए, हाँ, अगर आपने एप्लीकेशन दिया है कि आपके यहाँ का पानी खराब है, तो उसकी जाँच के लिए कितने दिनों के अंदर-अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाएगा? 7 डेज़। और भी कई सारे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराना है ना? पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितने दिनों के अंदर-अंदर ये सारी सुविधाएँ ग्राम पंचायत हमें दे देगी। तो उसके लिए भी 15 दिन हमें दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर-अंदर आपको ये सेवा मिल जाएगी कि आपके पशुओं को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 31, मनरेगा के मज़दूरी दर का निर्धारण कौन करता है? मनरेगा के मज़दूरी दर का निर्धारण कौन करता है? यहाँ भी ऑप्शन गलत दिए हैं, ये भी हटा दो, इसको डालो 1, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है? मनरेगा की मज़दूरी का निर्धारण कौन करता है? देखो, ये तो करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों करती हैं। केंद्र सरकार एक निर्धारित राशि, निर्धारित अमाउंट दे देती है, निर्धारित रुपया, या हम कहें निश्चित अमाउंट
केंद्र सरकार निर्धारित कर देती है और राज्य सरकार इसी निर्धारित अमाउंट के आधार पर अमाउंट बढ़ा सकती है, यानी मज़दूरी बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। बात समझ रहे हो? हाँ, ये जितनी भी राज्य सरकारें हैं, मनरेगा में जो मज़दूरी दी जाती है, वो केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर उसे कम नहीं दे सकती हैं, बल्कि बढ़ा सकती हैं। राज्य की अपनी जैसी परिस्थिति हो, उस आधार पर वो बढ़ा भी सकती है, ठीक है? या फिर जो केंद्र निर्धारित कर दे, उतना ही देगी। तो आंसर होगा राज्य भी सरकार कर सकती है निर्धारण और केंद्र सरकार भी मनरेगा की मज़दूरी दर का निर्धारण कर सकती है। तो ये दोनों सही हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32। पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किसके द्वारा किया जाता है? फिर से समझो, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किसके द्वारा किया जाता है? प्रधान भी करता है, पंचायत सचिव भी करता है, पंचायत अध्यक्ष भी करता है, सभी करते हैं, ठीक है? और 7 दिनों के भीतर-भीतर इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, इसका भी प्रावधान दिया गया है, 7 डेज़ के अंदर-अंदर। तो ये जितनी भी सुविधाएँ दी जा रही हैं, कितने दिन में पूरी हो जानी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रट पाते हो। कौन-सी सेवा है, वो कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? इसमें कोई अ, समझने या समझाने जैसी बातें नहीं है। पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए या हम कहें पशु चिकित्सा देखभाल सेवा कितने दिनों में उपलब्ध करा दी जाएगी? 7 डेज़ में, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल-खारिज, ये शब्द नया आया। क्या होता है दाखिल-खारिज? दरअसल दाखिल-खारिज एक दस्तावेज होता है जो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी पचड़े से बचाता है, किसी भी विवाद से बचाता है। जब आप एक बार दाखिल-खारिज कर लेते हो, तो दाखिल-खारिज का अर्थ होता है कि आप ही संपत्ति के मालिक हो, ठीक है? आप संपत्ति के मालिक हो, आपकी ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को चैलेंज करे। तो ये सीधा-सा अर्थ होता है दाखिल-खारिज का। याद रखिए दाखिल-खारिज का केवल और केवल इतना अर्थ होता है कि आप फला संपत्ति के मालिक हो, बस, ठीक है? अब ज़रा क्वेश्चन में वापस आओ। संपत्ति स्वामित्व का दाखिल-खारिज के लिए आवश्यक होता है क्या? विभाजन अभिलेख आवश्यक होता है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक होता है और पंजीकृत बिक्री आवश्यक होती है, सभी आवश्यक होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ये जो 35 दिया गया है, इसमें ज़रा एक बार देखो, पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया गया है या किया जाता है? ये किया जाता है 7 दिनों में। 7 दिनों में और भी कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, जैसे आपकी पानी की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है, ठीक है? तो फिर उसकी सुविधा आपने शिकायत करी तो वो 7 दिन के अंदर-अंदर ठीक हो जाएगी। 7 दिनों की उसमें मोहलत दी जाती है। जैसे आपके मोहल्ले का कोई सरकारी हैंडपंप है, वो बिगड़ गया, तो अगर सरकारी हैंडपंप खराब है, तो उसकी मरम्मत के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है, वो ठीक हो जाएगा। आप एप्लीकेशन दीजिए, 7 दिन में वो ठीक करने वाला आ जाएगा। जैसे अ, और भी कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। जैसे पानी अ, पानी की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है और अगर आपके यहाँ जो पानी आता है, पानी की गुणवत्ता में कमी हो गई है, अगर आपको पानी की गुणवत्ता की जाँच करानी है, तो फिर आप 7 दिनों की एप्लीकेशन दीजिए, आपका 7 दिनों में काम हो जाएगा। या फिर जैसे कोई सामुदायिक शौचालय है, ठीक है? सामुदायिक शौचालय है और वो काफ़ी खराब है, काफ़ी गंदा है, तो सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई आप एप्लीकेशन दीजिए, तो वो भी आपको सुविधा दे दी जाएगी 7 दिनों के अंदर-अंदर, वो सारा का सारा मैटर साफ हो जाएगा। तो ये कई सारे जो सेवाएँ हैं, जो निर्धारित समय पर आपको दी जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर आप नज़र बनाए रखिए और यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से रटना है। हाँ, इतना ज़रूर है। तो ये पार्ट 1 है हमारा, इसके हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।